हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आनंद परमार क्लासेस। दोस्तों, अपन ने जो है हिस्ट्री में सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ लिया है। उसके पहले पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल मैंने आप लोगों को पढ़ा चुका हूँ। और अब जो बारी आई थी वो अपनी आई थी वैदिक सभ्यता की, मतलब हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता के पतन होने के बाद एक नया साहित्य आया था, नई संस्कृति आई थी, उसको बोलते हैं वैदिक संस्कृति। और वैदिक संस्कृति को दो भागों में बांटा गया था, ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। जो ऋग्वैदिक काल चलता है वो 1500 बीसी से 1000 बीसी तक चलता है, और जो उत्तर वैदिक काल चलता है वो चलता है दोस्तों 1000 बीसी से 600 बीसी तक। ठीक है, मैंने आप लोगों को बताया था कि उस वैदिक साहित्य में, वैदिक काल में कुछ लोगों का आगमन हुआ था। वो कहाँ से हुआ था, किसने कौन से मत दिए कि आर्य लोग आए थे। आर्य लोगों का मत जो है, आर्य लोगों को श्रेष्ठ लोग बोलते हैं, संस्कृत भाषा से लिया गया शब्द है। और सबसे ज्यादा मान्य मत कौन सा था, मैक्स मूलर का। मैक्स मूलर ने बोला था कि आर्य लोग कहाँ से आए थे, तो मध्य एशिया से आए थे। ठीक है, अब कुछ साक्ष्य हैं वैदिक संस्कृति के, तो एक विदेशी साक्ष्य है और कुछ देशी साक्ष्य है। ठीक है, उनको पढ़ लेते हैं अपन। देखिए, अपना जो लेक्चर रहेगा दोस्तों वो ये रहेगा कि वैदिक साहित्य। ठीक है, वैदिक साहित्य, और इसके जो है अपना रहेगा ये साक्ष्य। ये वैदिक साहित्य का सेकंड लेक्चर है अपना, फर्स्ट में अपलोड कर चुका हूं। आप लोगों ने अगर नहीं देखा तो उसको देख लीजिएगा। ठीक है, तो वैदिक साहित्य का ये अपना सेकंड लेक्चर है। और अब मिलेगा साक्ष्य, कि इसके साक्ष्य कैसे मिले हैं, कैसे इसका पता लगे कि वैदिक संस्कृति आई थी, कौन कौन से लोग उसमें हुआ करते थे। ठीक है, तो दोस्तों इसमें कुछ जो है विदेशी साक्ष्य थे और कुछ देशी साक्ष्य थे। कुछ क्या थे, विदेशी साक्ष्य थे, और कुछ क्या थे, देशी साक्ष्य। सबसे पहले मैं विदेशी साक्ष्य की बात करूं दोस्तों, तो विदेशी साक्ष्य में एक साक्ष्य आया था। वो साक्ष्य का नाम है दोस्तों, यहां पे बोल देते हैं, यह आया था विदेशी साक्ष्य। साक्ष्य में इनने ये बताया कि इनकी सामाजिक स्थिति कैसी थी, राजनीतिक स्थिति कैसी थी, उसके बाद वाणिज्यिक स्थिति कैसी, धार्मिक स्थिति कैसी थी इनकी। ठीक है, तो विदेशी साक्ष्य में सबसे पहला साक्ष्य जो था दोस्तों वो था कस्सी का अभिलेख। वो अभिलेख हुआ करते थे पहले दोस्तों, कैसे भी पत्थर उत्थर पे लिखा करते थे कि, और उनको पढ़ा गया था बाद में। ठीक है, तो वैदिक काल जो है और सिंधु घाटी सभ्यता ये आद्य ऐतिहासिक काल में आते हैं, कि ऐसा बोलते हैं कि लिखा तो गया परंतु पढ़ा नहीं गया था। ठीक है, परंतु इन्हीं काल में दोस्तों वेदों की रचना हुई थी। ठीक, तो सबसे पहला साक्ष्य, विदेशी साक्ष्य कौन सा था, कस्सी का अभिलेख। और कस्सी के अभिलेख से अपने को यह पता चलता है कि ये जो वैदिक साहित्य है इसका समय, टाइम पीरियड क्या था, इसका समय था 1000 बीसी का। ठीक है, 1000 बीसी का पता चलता है कस्सी के अभिलेख से। ये पहला विदेशी साक्ष्य है। ठीक है, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, याद करने की जरूरत नहीं है। दूसरा विदेशी साक्ष्य देखो, दूसरा विदेशी साक्ष्य जो था दोस्तों वो ये था कि बोगाद कोई का अभिलेख। एक विदेशी साक्ष्य था बोगाद कोई का अभिलेख। इसमें बोलता है कि जो वैदिक सभ्यता है उसका टाइम पीरियड कब का था, तो 1400 बीसी का। ठीक है, एक विदेशी साक्ष्य कस्सी का अभिलेख था, उसमें बोला कि वैदिक सभ्यता है उसका टाइम पीरियड 1000 बीसी था। दूसरा था बोगाद कोई का अभिलेख, उसमें बोला कि भैया जो वैदिक सभ्यता है उसका टाइम पीरियड क्या था, 1400 बीसी। याद बिल्कुल नहीं रखना है ना। अगर आप लोग मेंस की तैयारी कर रहे हो, मेंस दे रहे हो एमपीपीएससी का, तो उसके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कभी कभी पूछ लेता कि वैदिक सभ्यता के साक्ष्य क्या है, तो आप लोगों को मैं बता चुका हूँ। ये तो वो विदेशी साक्ष्य। अब इंपॉर्टेंट आता है, यहां से याद करने की जरूरत है आप लोगों को, कि आते हैं दोस्तों देशी साक्ष्य। क्या आते हैं, देशी साक्ष्य। और देशी साक्ष्य जो थे वो इंपॉर्टेंट थे या वो डिपेंड थे दोस्तों काय पर, मृद भांड पर। मृद मतलब मिट्टी और भांड मतलब बर्तन। तो मृद भांड पर जो है ये दोस्तों टिके हुए थे। मृद भांड से पता लगा था कि वैदिक साहित्य और उत्तर वैदिक साहित्य, इनकी रचनाएं कैसी थी, सामाजिक स्थिति कैसी थी, धार्मिक स्थिति कैसी थी। ठीक है, तो देशी साक्ष्य में सारा का सारा पता लगा, वो कैसे लगा, मृद भांड से। ठीक है, तो बात करते हैं दोस्तों वैदिक साहित्य में। मैंने आप लोगों को
या वैदिक संस्कृति में मैंने आप लोगों को दो काल बताए हैं, एक ऋग्वैदिक काल और एक उत्तर वैदिक काल। तो ऋग्वैदिक काल जो है उसका भी देशी साक्ष्य जो है वो मृदभांड से पता लगा है, और उत्तर वैदिक काल का जो है वो भी देशी साक्ष्य मृदभांड जो है वो मृदभांड से पते अपने को लगे हैं। ठीक है, तो मैं सबसे पहले बात करता हूं दोस्तों ऋग्वैदिक काल की, ऋग्वैदिक और ये काल। ठीक है, इसका टाइम पीरियड क्या था, तो इसका टाइम पीरियड था 1500 से 1000 बीसी का। ठीक है, 1500 से 1000 बीसी का टाइम पीरियड था किसका, ऋग्वैदिक काल का। ठीक है, ऋग्वैदिक काल में एक बात की गई थी, वो काय की थी दोस्तों, मृदभांड की, क्योंकि मृदभांड से इनका पता लगा था कि ऋग्वैदिक काल में क्या क्या हुआ था, लोग कैसे थे। तो जो मृदभांड हुए थे वो होते थे दोस्तों लाल, काले तथा गैरिक मृदभांड। ये इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछा गया है कि ऋग्वैदिक काल के मृदभांड कैसे थे, तो लाल, काले तथा गैरिक मृदभांड। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता में कैसे थे, लाल, काले तथा धूसर मृदभांड। इसमें लाल, काले तथा गैरिक मृदभांड काय में, ऋग्वैदिक काल में। उत्तर वैदिक काल में जाऊंगा तो वहां पे आएगा देखा दोस्तों चित्रित एवं धूसर मृदभांड। ठीक है, तो मृदभांड कैसे थे, लाल एवं काले मृदभांड, लाल, काले तथा गैरिक मृदभांड। ये टिका हुआ काय पे था, ये दोस्तों तांबे प्लस कांसे पर डिपेंड थे। काय पे, तांबा और कांसे का। मतलब अपन ये बोल सकते हैं कि ना तो हड़प्पा सभ्यता में लोहे का ज्ञान था और ना ही ऋग्वैदिक काल में लोहे का ज्ञान था। लोहे का ज्ञान कब आया, वो उत्तर वैदिक काल में आता है। इतनी बात पल्ले पड़ रही है। ठीक है, चल बात करते हैं। तो ऋग्वैदिक काल में दोस्तों मृदभांड कैसे थे, लाल, काले तथा गैरिक मृदभांड, और कैसे थे ये, तांबे प्लस कांसे के। ऋग्वैदिक काल के लोग जो है वो कहाँ तक पहुंच गए थे, इसकी मैं बात करता हूं। देखिए, जो ऋग्वैदिक काल के जो लोग थे वो सप्त सेंधव क्षेत्र में टिके हुए थे। ऋग्वैदिक काल के जो लोग थे उनका जो एरिया था, उनका जो इलाका था वो था सप्त सेंधव क्षेत्र। सप्त मतलब सात और सेंधव मतलब सिंधु की नदियां। ठीक है, तो सप्त सेंधव क्षेत्र था किनका एरिया, ऋग्वैदिक काल के लोगों का। जरा कैसा था इसको समझते हैं। देखिए बात करते हैं आगे की। जो ऋग्वैदिक काल है दोस्तों, ये मान लेते अपने भारत का मैप ऐसा यहाँ पे ये। ठीक, चलिए बात करते हैं। तो यहाँ से दोस्तों जो है एक नदी आती है, और वो नदी जो है दोस्तों वो कौन सी है, सिंधु नदी। बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नदी कौन सी है दोस्तों, सिंधु नदी। ठीक, इसके बाद इधर से एक झेलम नदी आएगी, इधर से एक आएगी चिनाब। ये सारी की सारी साथ में मिलती है यहाँ, है ना। यहां से मैं बात करूं रावी, ये व्यास, और इधर ही चलती है एक दोस्तों सतलज नदी। ठीक है, सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलज। ठीक है, सिंधु का जो नाम था दोस्तों, यहाँ पे जो सिंधु नदी थी वो बहुत पुरानी थी। ठीक, और बात करूं मैं जो झेलम है, तो झेलम का पुराना नाम था वितस्ता। झेलम का पुराना नाम क्या था, वितस्ता। यहाँ पे मैं लिख दूं दोस्तों कि नदियों के प्राचीन नाम क्या थे, तो झेलम का पुराना नाम क्या था, वितस्ता नाम था। ठीक, मैंने आप लोगों को झेलम का युद्ध बताया था शुरू के लेक्चर में कि झेलम का युद्ध मतलब वितस्ता का युद्ध, और उसे ही बोलते हैं हाइडेस्पिस का युद्ध। कब हुआ था, तो 326 ईसा पूर्व मतलब 326 बीसी में। किन किन के बीच, तो दोस्तों वो हुआ था सिकंदर और पोरस के बीच। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। झेलम के बाद ये क्या आया, चिनाब। तो चिनाब का प्राचीन नाम था दोस्तों अस्कनी। चिनाब का क्या नाम था, अस्कनी। मैंने आप लोगों को सिंधु घाटी सभ्यता में बताया था कि एक जगह है मांडा, और मांडा जम्मू कश्मीर में है, और मांडा किस नदी के किनारे है, तो चिनाब नदी के किनारे है। और सिंधु घाटी सभ्यता की उत्तरी सीमा क्या थी, तो मांडा ही थी। ठीक है, चलो फिर है दोस्तों रावी नदी। रावी को बोलते थे परुषणी नदी। रावी को क्या बोलते थे, परुषणी नदी। रावी नदी के किनारे एक दसराग युद्ध हुआ था ऋग्वैदिक काल में, आप लोगों को बाद में पढ़ाया जाएगा। ठीक है, फिर एक है दोस्तों व्यास नदी, और व्यास का मैंने आप लोगों को कल भी नाम बताया था, बिपाशा बसु। ठीक है,
तो व्यास का दोस्तों पुराना नाम क्या था? विपाशा, मतलब बिपाशा, सॉरी ये माफ कीजिएगा, बिपाशो लिखा गया, बिपाशा, ठीक है। और व्यास नदी के किनारे, अभी आप लोगों को कल के लेक्चर में मैंने पढ़ा था कि चंद्रगुप्त मौर्य था, और वहां पे एक उसके पहले एक नंद वंश था, नंद वंश का एक राजा था घनानंद, और नंद वंश का शासन कहाँ था? व्यास नदी के किनारे, मतलब बिपाशा नदी के किनारे, ठीक है। क्लियर इतनी बात? चल बात करते हैं आगे की, ठीक। तो दोस्तों सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज, ये नदियां हुआ करती थी। इसके नीचे अगर मैं बात करूं तो इसके नीचे कुछ नदियां हुआ करती थी। देखिए इसको देखते हैं थोड़ा, यहाँ नदियां हुआ करती थी दोस्तों, इधर गंगा और इधर होती थी जमुना, ये गंगा और ये जमुना, और इन दोनों का यहाँ दोआब क्षेत्र होता था। इन दोनों का क्या होता था दोस्तों? दोआब क्षेत्र, और उसे क्या बोलते थे? उसे बोलते थे ब्रह्मर्षि देश, इसे बोलते थे दोस्तों ब्रह्मर्षि देश, ठीक है। इधर ही एक नदी हुआ करती थी, यही नीचे अगर मैं बात करूं तो ये थी सरस्वती नदी और ये थी दृश्यावती नदी। एक सरस्वती नदी थी और एक दृश्यावती नदी थी, ठीक है। ये सरस्वती नदी थी दोस्तों और ये दृश्यावती थी। गंगा और जमुना के दोआब क्षेत्र को बोलते थे ब्रह्मर्षि देश, ठीक है। ये थी सरस्वती और इधर की थी दृश्यावती। तो जो ऋग्वेदिक काल के लोग थे, पहले तो ऋग्वेदिक काल का टाइम पीरियड याद रखना क्या था दोस्तों? 1000 BC से 620, अरे माफ कीजिएगा, ऋग्वेदिक काल का जो समय था वो 1500 BC से 1000 BC तक था, ठीक है। ऋग्वेदिक काल की बात कर रहा हूं अभी, है ना। ऋग्वेदिक काल का जो एरिया था ये सप्त सिंधु क्षेत्र था, मतलब सिंधु और इसकी सहायक नदियों के करीब, ठीक। तो बात करूं दोस्तों, जो ऋग्वेदिक काल के लोग थे, वो ऋग्वेदिक काल के लोगों की जो पश्चिमी सीमा थी वो कौन सी थी? वो थी सिंधु नदी। ऋग्वेदिक काल के लोगों की पश्चिमी सीमा सिंधु नदी थी। उनकी जो पूर्वी सीमा थी वो थी गंगा। ये पूर्वी सीमा क्या थी? गंगा। मैं अगर उत्तरी सीमा की बात करूं तो उत्तरी सीमा इधर ऊपर थी दोस्तों, ये थी चिनाब नदी के किनारे, और इनकी जो दक्षिणी सीमा थी वो थी सरस्वती नदी, ठीक है। दक्षिणी सीमा क्या थी? सरस्वती नदी, ठीक। क्लियर इतनी बात? चले तो आगे की बात करूं दोस्तों कि इनको सप्त सिंधु क्षेत्र की इनको जानकारी थी। ऋग्वेदिक काल जो थे वो यहां तक लगभग बसा हुआ था, तो समझ लेना कि ऋग्वेदिक काल उत्तर भारत में फैला हुआ था, दक्षिण भारत में नहीं फैला था। मतलब वहां पे ये पूरे के पूरे जो काल थे ये उत्तर भारत में फैले हुए थे, दक्षिण भारत में इनका कुछ भी विस्तार नहीं था, ठीक है। क्योंकि दक्षिण भारत में ये फैले कहां तक थे? ये सरस्वती नदी तक फैले हुए थे, ठीक है। उत्तर वैदिक काल में ये गंडक नदी का जाएंगे, इनकी उत्तरी सीमा क्या रहेगी? हिमालय रहेगी, ठीक है। ये तो ऋग्वेदिक काल की मैं बात करूं। अगर उत्तर वैदिक काल की बात करूं तो उत्तर वैदिक काल में इनकी उत्तरी सीमा हो जाएगी क्या? हिमालय। इनकी उत्तरी सीमा क्या थी? हिमालय। या ऋग्वेदिक काल में भी उत्तरी सीमा हिमालय ही मानते हैं कभी कभी, तो उत्तरी सीमा क्या हो जाएगी? हिमालय। दक्षिणी सीमा क्या हो जाएगी? सरस्वती। पूर्वी सीमा गंगा, और पश्चिमी सीमा कहाँ है? सिंधु। इस इलाके में ये लोग फैले हुए थे। और उसके बाद अगर मैं दोस्तों बात करूं तो जो ऋग्वेदिक काल था वो तांबे प्लस कांसे पे डिपेंड था। अब मैं उत्तर वैदिक काल की बात करूं तो उत्तर वैदिक काल जो है दोस्तों वो जो है वो नर्मदा के किनारे तक फैला हुआ था, ठीक है। उत्तर वैदिक काल जो है वो नर्मदा के किनारे फैला हुआ था, और नर्मदा का प्राचीन नाम क्या है? रेवा, ठीक है। तो उत्तर वैदिक काल रेवा नदी तक फैला हुआ था। परंतु उस समय में बात करूं तो जंगल हुआ करते थे। उस समय दोस्तों जंगल हुआ करते थे, सही से कबीले वगैरह घर तो थे नहीं। तो ऋग्वेदिक काल और उत्तर वैदिक काल में कबीले हुआ करते थे, उनके स्थायी निवास नहीं थे, ज्यादातर ऋग्वेदिक काल में। तो जो जंगल थे उन जंगलों को राजाओं ने सोचा कि यार इन जंगलों को क्या है? कटवाना चाहिए। तो एक राजा था, उस राजा का नाम था वीरेह माधव।
एक राजा का नाम था दोस्तों विरह माधव, और उनके भी एक गुरु थे, उनके गुरु का नाम है गौतम राहुगढ़। एक राजा था विरह माधव, उनके गुरु गौतम राहुगढ़। ये सारी की सारी बात चलेगी दोस्तों उत्तर वैदिक काल में। ऋग्वैदिक काल से बस इतना ही ध्यान रखना कि उनके मृदभांड कैसे थे, तो लाल, काले तथा गैरिक मृदभांड। उनका एरिया क्या था, तो उत्तरी सीमा हिमालय थी, दक्षिणी सीमा क्या थी, सरस्वती, पूर्वी सीमा गंगा, पश्चिमी सीमा सिंधु। ठीक है, इतनी सी बात याद रखना है काय में, ऋग्वैदिक काल में। और ऋग्वैदिक काल के लोगों को लोहे का ज्ञान था का नहीं था, उनको था तांबे प्लस कांसे का ज्ञान। अब उत्तर वैदिक काल जो चलता है वो अपना चलता है 1000 से 600 BC तक। ठीक है, ये उत्तर वैदिक काल चलता है। अब उत्तर वैदिक काल में जंगल हुआ करते थे, तो जंगल हुआ करते थे, एक राजा थे, उन राजा का नाम था दोस्तों विरह माधव। ये थे राजा और इनके एक गुरु थे, और इनके गुरु का नाम क्या था, गौतम। इनके गुरु का नाम क्या था, गौतम राहुगढ़। ठीक है, विरह माधव भाई साहब ने बोली गौतम राहुगढ़ जी से कि पूरे जंगलों को अपन क्या करवा देते हैं, नष्ट करवा देते हैं, इनको जलवा देते हैं। ठीक है, तो बोले फिर तो अग्नि जो है उनकी तपस्या करनी पड़ेगी। ठीक है, तो दोस्तों इन विरह माधव और गौतम राहुगढ़ ने तपस्या करी, और तपस्या काय की करी दोस्तों, अग्नि की करी। काय की तपस्या करी, अग्नि की तपस्या करी इनने, और अग्नि का नाम था वैश्वानंद अग्नि। दोस्तों अग्नि का नाम क्या था, वैश्वानंद अग्नि। और वैश्वानंद अग्नि से इनने बोला कि आप एक काम करो, जंगल जला दो, हमें दिक्कत आ रही है। ठीक, तो वैश्वानंद अग्नि ने जो है अपनी तपस्या से पूरे जंगल जला दिए, परंतु कहाँ तक जलाए, उन्होंने जलाए गंडक नदी के किनारे तक। गंडक नदी तक उनने जंगल जलाए, और उसके बाद उनने मना कर दिया कि इसके बाद में जंगल नहीं जला पाऊंगी। ठीक है, तो इसके बाद अगर जंगल नहीं जला पाएंगे तो किसने बोला, वैश्वानंद अग्नि ने बोला कि इसके बाद अपन जंगल नहीं जला पाएंगे। ठीक, अग्नि का नाम क्या था, वैश्वानंद अग्नि। गुरु कौन थे, गौतम राहुगढ़, और राजा कौन था, विरह माधव राजा। ठीक है, अब उत्तर वैदिक काल की अगर दोस्तों बात करूं तो उत्तर वैदिक काल की उत्तरी सीमा जो थी वो कौन सी थी, हिमालय थी। यहां पश्चिमी सीमा क्या थी इनकी, तो पश्चिमी सीमा इनकी भी सिंधु ही थी। और अगर मैं पूर्वी सीमा की बात करूं तो पूर्वी सीमा इनकी गंगा ही थी, परंतु जो दक्षिणी सीमा थी, इनकी दक्षिणी सीमा जो थी ये लगभग निकल गई थी गंडक नदी, या फिर अपन बोले दोस्तों नर्मदा या रेवा नदी तक इनको ज्ञान था। ठीक है, ये जो उत्तर काल के लोग थे या उत्तर वैदिक साहित्य के लोग थे, इनको दोस्तों राज्य था या इनका जो विस्तार था ये था मध्य देश तक। ये कहाँ था, मध्य देश तक इनका विस्तार था। मध्य देश किसे बोलते हैं, तो अपनी जो नर्मदा नदी आती है वो कौन सी रेंज में आती है, ये विंध्य रेंज में आती है। तो दोस्तों बात करें कि हिमालय प्लस विंध्य रेंज, इसको मिलाकर बोलते हैं मध्य देश। तो उत्तर वैदिक काल के लोगों का विस्तार कहां तक था, मध्य देश तक था। मध्य देश में क्या आते थे, हिमालय और विंध्य रेंज। ठीक है, परंतु अगर इस मध्य देश में अगर मैं बंगाल और जोड़ दूं तो मध्य देश प्लस बंगाल जो हो जाता है वो हो जाता है संपूर्ण उत्तरी भारत। संपूर्ण उत्तरी भारत में क्या क्या आता है, उसमें आता है मध्य देश और बंगाल। ठीक है, तो बंगाल तक इनका विस्तार नहीं था। इनका उत्तर वैदिक काल में विस्तार कहाँ तक था, मध्य देश में, और मध्य देश में हिमालय आता है और क्या आता है, विंध्य रेंज आता है। ठीक है, इसको एक बार रिकॉल कर लेते हैं कि ऋग्वैदिक काल जो है
उसके जो उसका टाइम पीरियड देख लेते हैं, 1500 बीसी से 1000 बीसी। उत्तर वैदिक काल जो है उसका टाइम पीरियड क्या था, तो दोस्तों 1000 से 600 बीसी तक। ऋग्वेदिक काल के जो मृदभांड थे वो थे लाल, काले तथा गेरिक मृदभांड। उत्तर वैदिक काल के मृदभांड कैसे थे, तो चित्रित तथा धूसर मृदभांड। ऋग्वेदिक काल के लोगों को तांबे और कांसे का ज्ञान था, उत्तर वैदिक काल के लोगों को लोहे का ज्ञान था। ऋग्वेदिक काल की बात करो, इनका जो क्षेत्र था वो दोस्तों सप्त सिंधु क्षेत्र था, मतलब सिंधु नदी के आसपास फैला हुआ था, ठीक है। उसके बाद उत्तर वैदिक काल की बात करूं तो इनका विस्तार कहां तक था, मध्य देश तक। मध्य देश जो है उसमें हिमालय आता है प्लस विंध्य रह जाती है, बंगाल तक उनका क्षेत्र नहीं था। उत्तर वैदिक काल में एक राजा था विरह माधव, उनके एक गुरु थे गौतम राहुगढ़। गौतम राहुगढ़ ने तपस्या करी वैश्वानंद अग्नि की, वैश्वानंद अग्नि प्रकट हुई, वैश्वानंद अग्नि ने जंगलों को जलाया, परंतु कहां तक जलाया, गंडक नदी तक। गंडक नदी के बाद उनने मना कर दिया कि अब जंगल अपन नहीं जला पाएंगे, ठीक है। तो ये तो हुआ ऋग्वेदिक काल और एक उत्तर वैदिक काल। अब दोस्तों अपन बात करते हैं कि ऋग्वेदिक साहित्य और उत्तर वैदिक साहित्य में होता क्या है। तो आप लोगों ने सुना होगा संहिता। संहिता में 4 वेद आते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। देखिए बात करते हैं आगे की। तो संहिता में दोस्तों जो है 4 वेद आते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो ऋग्वेदिक और उत्तर वैदिक काल के अगर साहित्य की बात करें तो उसमें आता है संहिता, ब्राह्मण, अरण्यक और उपनिषद। एक आता है संहिता, ब्राह्मण, अरण्यक और उपनिषद। तो दोस्तों जो संहिता है उसमें पहला वेद आता है ऋग्वेद, और सबसे पहले लिखा गया वेद ही कौन सा है, ऋग्वेद है, ठीक है। सबसे पहले लिखा गया वेद कौन है, तो ऋग्वेद। इस मतलब अपन बोल सकते हैं कि विश्व का सबसे प्राचीनतम वेद, ये परीक्षा में पूछा जा चुका है, याद रखना, दिमाग में बैठा लेना कि विश्व का सबसे प्राचीनतम वेद कौन सा है, तो ऋग्वेद है। इतनी बात क्लियर है आप लोगों को, ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही। और यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद जो है इनकी रचना कब हुई है, तो इनकी रचना हुई है उत्तर वैदिक काल में। चल अपन ने स्याही डाल ली, अब बात करते देखिए आगे की। इनके साहित्य की बात करते हैं तो अपना एक साहित्य 2 तरह का रहेगा। एक रहेगा ऋग्वेदिक साहित्य। ऋग्वेदिक साहित्य कब से कब तक चलता है, 1500 से 1000 बीसी। ये दिमाग में बैठा ना बराबर टाइम पीरियड है ना, मैंने आप लोगों को बहुत बार बता चुका हूं। और एक आता अपना उत्तर वैदिक साहित्य। ये कब से चलता है, तो ये चलता है 1000 से 600 बीसी तक, ठीक है। ये अपना फ्लो चलता रहेगा ना, क्योंकि अपने को पढ़ना बहुत है, अपने पास टाइम कम है। तो अभी प्राचीन भारत करना है, फिर मध्यकालीन भारत करना है, फिर आधुनिक भारत करना है, ठीक है। तो प्राचीन भारत, फिर मध्यकालीन भारत और उसके बाद आधुनिक भारत, तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो इसको अपन जल्दी जल्दी कर देंगे, खत्म, कोई दिक्कत है नहीं। और पूरा डीप में पढ़ाएंगे, आप लोग टेंशन मत लो कि अपन थोड़ा फास्ट में पढ़ाएंगे तो छोड़ देंगे, नहीं, पूरा डीप में पढ़ाएंगे, MPPSC का पूरा, है ना। चलिए बात करते हैं आगे। तो जो ऋग्वेदिक साहित्य जो है दोस्तों, उस ऋग्वेदिक साहित्य और उत्तर वैदिक साहित्य की अगर मैं बात करूं तो यहां पे मैं हेडिंग डालता हूं। सबसे पहले अपन पढ़ेंगे क्या, वैदिक साहित्य। और वैदिक साहित्य में 4-5 चीज आती है, वो कौन सी है, वो है एक सबसे पहली संहिता, ये दिमाग में बैठा लेना है ना। फिर आती है ब्राह्मण, ये सीरियल बाय सीरियल इनकी रचना हुई थी, ठीक है। फिर अरण्यक, फिर उपनिषद, ठीक है। वैदिक साहित्य में क्या आता है, संहिता, ब्राह्मण, अरण्यक और उपनिषद। और संहिता में फिर 4 चीज आती है, वो कौन कौन सी आती है, तो पहला आता है दोस्तों ऋग्वेद, दूसरा आता है यजुर्वेद, तीसरा आता है सामवेद और चौथा आता है अथर्ववेद, ठीक है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। चारों वेदों को बोलूं तो उनको संहिता कहा जाता है, मतलब चारों वेदों के संकलन को क्या बोलते हैं, तो संहिता बोलते हैं, ठीक है। तो संहिता नाम किसने दिया है, यह महर्षि वेदव्यास ने दिया है, ठीक है। चलिए बात करते हैं। तो संहिता में 4 वेद आते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। संहिता के बाद ब्राह्मण आता है, ब्राह्मण के बाद अरण्यक और अरण्यक के बाद क्या आता है, उपनिषद, ठीक है। और उपनिषद जो है इसको बोलते हैं वेदांत, वेदों का
अंत, वेद प्लस अंत, मतलब वेदों का अंत कहाँ हो जाएगा? उपनिषद। उपनिषद मतलब, उपनिषद का मतलब होता है दोस्तों गुरु के समीप बैठकर ज्ञान लेना, और गुरु के समीप बैठकर अगर ज्ञान लेगा तो ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी, तो वहां वेदों का क्या हो जाएगा? अंत हो जाएगा। ठीक है, तो संहिता आता है, ब्राह्मण आता है, आरण्यक आता है और उपनिषद आता है। ये काय में आता है? वैदिक साहित्य में। संहिता में 4 वेद आते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। संहिता में जो 4 वेद आते हैं दोस्तों, तो ये जो है यहाँ तक की जो कहानी है इसको बोलते हैं ऋग्वेदिक काल। ऋग्वेद तक ऋग्वेदिक काल है, मतलब ये मान लूं मैं कि ऋग्वेद जो है, इस ऋग्वेद को छोड़कर बाकी यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद, ये सारी की सारी जो चीज बची ये आता है दोस्तों उत्तर वैदिक काल में। कौन से काल में? ये उत्तर वैदिक काल में। तो ऋग्वेदिक काल में क्या आता है? ऋग्वेदिक काल में बस ऋग्वेद आता है। ठीक है, ऋग्वेदिक काल में ऋग्वेद आता है, उसके बाद यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद, ये सारे के सारा जो पार्ट है ये काय में आता है? उत्तर वैदिक काल में। ठीक है, क्लियर इतनी बात? तो सबसे पहले अपन ऋग्वेदिक काल ही पढ़ेंगे, और ऋग्वेदिक काल में एक वेद की रचना हुई थी बस, वो कौन सा था? ऋग्वेद। तो आप लोगों को कंफ्यूजन होगा कि यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद की रचना ऋग्वेदिक काल में नहीं हुई क्या? बिल्कुल नहीं हुई। कब हुई? उत्तर वैदिक काल में। ऋग्वेदिक काल में एक ही वेद की रचना हुई है, वो वेद कौन सा है? ऋग्वेद। ठीक है, तो बात करते हैं दोस्तों, ये फ्लो चार्ट आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है, दिमाग में बैठा लेना है, फेयर कॉपी बना लेना। ठीक है, संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद। उपनिषद मतलब वेदों का अंत। ठीक है, संहिता के 4 भाग है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, और संहिता बोले तो चारों वेदों का संकलन। ठीक है, अब दोस्तों ऋग्वेद की रचना काय में हुई? ऋग्वेदिक काल में। तो सबसे पहले अपन पढ़ते हैं ऋग्वेदिक काल, उसके बाद पढ़ेंगे अपन उत्तर वैदिक काल, और फिर पढ़ेंगे अपन वैदिकोत्तर काल। तो सबसे पहला हेडिंग डालूं मैं तो वो है अपना दोस्तों ऋग्वेदिक काल। ठीक है, ऋग्वेदिक काल में काय की रचना हुई? तो रचना हुई दोस्तों काय की? ऋग्वेद की। क्लियर है इतनी बात? रचना काय की हुई? ऋग्वेद की। ऋग्वेद की कुछ इंपॉर्टेंट बात है, उसको अपन बात करते हैं। देखो दोस्तों, तो ऋग्वेद को अपन ने यहाँ पे लिख लिया अलग से। ऋग्वेद की अगर पहली बात करूं तो ये काय पे डिपेंड है? तो ये है डिपेंड। इसमें क्या क्या लिखा है? तो देवताओं की प्रार्थना एवं स्तुति पर डिपेंड है। मतलब देवताओं की प्रार्थना काय में की गई है? तो ऋग्वेद में की गई है। ऋग्वेद में ही दोस्तों अगर मैं आगे की बात करूं तो ऋग्वेद में आगे की बात करें अपन कि इस ऋग्वेद को पढ़ने वाला या उच्चारण करता, क्या ऋग्वेद को पढ़ने वाला या उच्चारण करता क्या कहलाता? तो वो कहलाता है होत्र या होता। ये इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछा गया है। ठीक है, आगे मैं बात करूं दोस्तों कि ऋग्वेद में कितने मंडल है? तो 10 मंडल है। मंडल मतलब अध्याय। ठीक है, 1028 सूक्त हैं और 10,600 क्या है? श्लोक है। ठीक, यह ऋग्वेदिक काल की बात हो रही है। ठीक है, ऋग्वेद में देवताओं की प्रार्थना तथा स्तुति का संकलन है। ऋग्वेद को पढ़ने वाला या उच्चारण करने वाला होत्र या होता, और ऋग्वेद में 10 मंडल है, मतलब 10 अध्याय हैं, 1028 सूक्त हैं और 10,600 श्लोक। ये इतनी पूरी की पूरी बात कहाँ हुई? ऋग्वेद में। ठीक है, ये दिमाग में बैठा लेना। सबसे प्राचीनतम वेद भी कौन सा है? ऋग्वेद है। क्लियर इतनी बात? चल आगे की बात करते हैं दोस्तों। आगे मैं बात करूं ऋग्वेद के बाद यजुर्वेद, परंतु मैंने आप लोगों को बताया यजुर्वेद काय में है? उत्तर वैदिक काल में है। ठीक है, तो ऋग्वेदिक काल में ओनली ऋग्वेद था, अपन ने पढ़ लिया। ऋग्वेदिक काल यहाँ पे अपना जो है खत्म हुआ। ठीक है, खत्म मतलब अपन ने ऋग्वेदिक काल में ये पढ़ा कि ऋग्वेद की रचना हुई है, इसका जो सामाजिक जीवन, आर्थिक जीवन या राजनीतिक जीवन है बाद में पढ़ेंगे अपन। ठीक है, ये पूरा का पूरा अपन स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। मतलब राजनीतिक जीवन पढ़ाऊंगा तो आप लोगों को
ऋग्वैदिक काल का पढ़ाऊंगा, फिर उत्तर वैदिक काल का पढ़ाऊंगा और फिर वैदिक उत्तर काल का पढ़ा, तो तीनों का तीनों लिंकअप बनता रहेगा, आप लोगों को कंफ्यूजन नहीं होगा और आप लोग उनमें डिफरेंस क्रिएट कर सकोगे, है ना, कि कौन से में क्या अंतर है, किसकी राजनीतिक स्थिति अच्छी थी, किसकी खराब थी। ठीक है, तो ऋग्वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल और वैदिक उत्तर साहित्य जो है, वैदिक उत्तर काल है, उनके जो सामाजिक जीवन है, आर्थिक जीवन है, वो अपन बाद में पढ़ेंगे एक साथ। अभी मैं आप लोगों को बस उनका ये बता रहा हूँ कि उनमें क्या क्या हुआ था, कौन कौन से लोग हुए थे और कौन से वेद की रचना कब हुई। ठीक है, तो ऋग्वैदिक काल अपना यहाँ पे आके खत्म हो रहा है। ऋग्वैदिक काल में ऋग्वेद की रचना हुई है बस। अब मैं बात करता हूँ काय की उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल में रचना काय काय की हुई, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ब्राह्मण, अरण्यक और उपनिषद। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बात, इसके पहले दोस्तों एक चीज बताता हूं आप लोगों को। ठीक है, ऋग्वेद जो है, उस ऋग्वेद में मैंने अभी हाल आप लोगों को बताया कि ऋग्वेद में कितने मंडल है, 10 मंडल है। ठीक है, 10 मंडल मतलब 10 अध्याय है। मंडल का मतलब क्या है, अध्याय है। तो ऋग्वेद में कितने अध्याय है, 10 अध्याय है। ठीक है, ऋग्वेद में कौन कौन से अध्याय हैं, पहले उनको पढ़ लेते हैं। देखिए बात करते हैं, तो जो 10 अध्याय है, 1 से लेके कहां तक, 10। अपने को पूरे नहीं पढ़ना है, जो इंपोर्टेंट है उनको बता देता हूं। ठीक है, तो 2 से 7 जो है, 2 से 7 जो है, इनको बोलते हैं गोत्र मंडल। ये गोत्र निर्धारित करते हैं। ठीक है, गोत्र आप लोग समझते हो ना, जो अपने गोत्र रहते हैं ना वाले। तो 2 से 7 तक क्या बोलते हैं, गोत्र मंडल, पहला पॉइंट। दूसरे पॉइंट की बात करूं तो पहला प्लस 10वां मंडल जो है, ये दोनों है नवीन मंडल। ठीक है, ये सबसे बाद में जोड़े गए हैं। ठीक है, अब आप लोगों को डाउट होगा कि 10वां तो चलो ठीक है बाद में आया, परंतु पहला जो है वो सबसे नवीन कैसे हुआ, तो पहला था ही नहीं पहले। ठीक है, पहला बाद में जोड़ा गया है। उसके पहले 2 से 9 तक थे, पूरे के पूरे 2 से लेके कहां तक, 9 तक थे। तो 2 से 9 की बात करूं दोस्तों, तो 2 से 9 तक थे, इनको बोलते हैं प्राचीन मंडल या पुराने मंडल। और 1 प्लस 10 की बात करूं तो नवीन मंडल। ठीक है, तो पहला और 10वां नवीन मंडल थे, 2 से लेके 9 तक प्राचीन मंडल, 2 से लेके 7 तक कौन से मंडल थे, गोत्र मंडल थे। क्लियर इतनी बात, चल आगे की बात करते। जो तीसरा मंडल था, तीसरे मंडल की बात करूं दोस्तों, है ना, तीसरा मंडल बहुत इंपॉर्टेंट है। वो किसको समर्पित है, वो विश्वामित्र को समर्पित है। ठीक है, किसे समर्पित है, विश्वामित्र को। और विश्वामित्र को समर्पित तो है, और उसमें उल्लेख काय का किया गया है, गायत्री मंत्र का उल्लेख। तो ऋग्वेद के कौन से मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है, तो तीसरे मंडल में। यह प्रश्न पूछा जा चुका है। ठीक है, कि ऋग्वेद का तीसरा मंडल काय से संबंधित है, तो गायत्री मंत्र से संबंधित है। ठीक है, चलिए आगे मैं बात करूं दोस्तों, 2 से 7 तक गोत्र मंडल, पहला और 10वां मंडल नवीन मंडल, 2 से लेके 9 तक प्राचीन मंडल। जो तीसरा मंडल है वो विश्वामित्र मतलब गायत्री मंत्र को समर्पित है। ठीक है, चौथे मंडल की बात करूं दोस्तों, जो चौथा मंडल जो अपना है वो है वामदेव को समर्पित। ठीक है, वामदेव मतलब ये कौन से देवता है, ये कृषि के देवता है। ठीक है, तो कृषि को समर्पित। ठीक है, तीसरा मंडल विश्वामित्र को समर्पित, गायत्री मंत्र का उल्लेख। चौथा मंडल जो है वामदेव को समर्पित, कृषि को समर्पित। उसके बाद 7वां मंडल आता है, वो वशिष्ठ से संबंधित है या वशिष्ठ को समर्पित। तो दोस्तों 7वां मंडल वशिष्ठ को समर्पित, इसमें क्या कहा गया है, तो इसमें कहा गया है 10 राज्य युद्ध की बात की गई है। किसमें, 7वें मंडल में। ठीक है, 7वें मंडल में वशिष्ठ को समर्पित है, और कौन से युद्ध की, 10 राज्य युद्ध की बात की गई है। ठीक, चलिए इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं, जगह नहीं है, इसको ऊपर लिखते हैं। देखिए दोस्तों बात करते हैं, जो 9वां मंडल है वो है सोम रस को समर्पित। 9वां मंडल जो है वो है सोम रस को समर्पित। ठीक, अब 10वां मंडल जो है वो थोड़ा बड़ा है, मैं आप लोगों को इनको मिटा के बताऊंगा पूरा, इसको रिवाइज कर लेते हैं। दूसरे से 7वां मंडल जो है वो गोत्र मंडल है,
2 से 9 तक प्राचीन मंडल है, मतलब प्राचीन अध्याय है। पहला और 10वां मंडल नवीन मंडल। तीसरे मंडल की जो है वो विश्वामित्र को समर्पित है, मात्र गायत्री मंत्र का उल्लेख है। जो चौथा मंडल है दोस्तों वो वामदेव को समर्पित है, मतलब कृषि को समर्पित। 7वां मंडल जो है वशिष्ठ है, वशिष्ठ को समर्पित। और काय की बात की गई 10 राज्य युद्ध। 10 राज्य युद्ध मतलब 10 राजाओं का युद्ध हुआ था, मैं आप लोगों को बात अभी पढ़ाऊंगा, है ना। आगे बात करते हैं। 9वां मंडल जो है वो काय को समर्पित है, सोमरस को समर्पित है। अब 10वां मंडल जो है ये नवीन मंडल है। तो 10वें मंडल में बात क्या की गई है, देखिए अपना हेडिंग रहेगा 10वां मंडल। और 10वें मंडल में बात की गई है दोस्तों पुरुष सूक्त की, ठीक है। काय की बात की गई है, पुरुष सूक्त। पुरुष सूक्त मतलब उसमें 4 वर्ण की बात की गई है, ठीक है। 4 वर्ण कौन कौन से दोस्तों, तो पहला वर्ण आप लोगों को बताया ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और ब्राह्मण जो पूजा पाठ करते थे, क्षत्रिय मतलब जो योद्धा थे, वैश्य मतलब व्यापारी और शूद्र मतलब निचले लोग, है ना। तो इसका मतलब पुरुष सूक्त में कितने वर्ण थे, 4 वर्ण थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। तो 4 वर्ण व्यवस्था कहाँ से ली गई है, 10वें मंडल से। कौन से काल से, ऋग्वैदिक काल से। तो अपन ऐसा बोल सकते हैं कि वर्ण व्यवस्था का प्रचलन कब से हुआ, तो ऋग्वैदिक काल से। मतलब ऋग्वैदिक काल से दोस्तों जो है वो लोगों की स्थिति खराब होती गई। क्यों, क्योंकि जातिगत व्यवस्था चल गई। जो लोग पूजा पाठ करते थे वो ब्राह्मण ऊंचे दर्जे के थे, उनसे नीचे लोग क्षत्रिय, उनसे नीचे लोग वैश्य और सबसे नीचे लोग शूद्र। मतलब जातिगत व्यवस्था चल गई। हड़प्पा सभ्यता में समाज था वो मात्र सत्तात्मक था, परंतु ऋग्वैदिक काल के आते आते पितृ सत्तात्मक समाज होने लग गया, ठीक है। तो जातिगत भेदभाव कहाँ से स्टार्ट हुआ, वो यहीं से हुआ। कहाँ से, ऋग्वैदिक काल से। क्योंकि ऋग्वैदिक काल में कितने वर्ण आ गए थे, 4 वर्ण आ गए थे। तो जातिगत भेदभाव यहीं से स्टार्ट हो गया था, ठीक है। तो ये तो हुआ अपने कितने, ऋग्वैदिक काल के 10 मंडल। अब मैंने आप लोगों को 7वां मंडल बताया था और 7वें मंडल में एक युद्ध बताया था। उस युद्ध का नाम क्या था दोस्तों, 10 राज्य युद्ध। क्लियर है इतनी बात। 7वें मंडल में मैंने आप लोगों को एक युद्ध बताया था और उस युद्ध का नाम क्या था, 10 राज्य युद्ध, ठीक है। चलो 10 मतलब 10 और राज्य मतलब राजा। तो 10 राजाओं का युद्ध हुआ करता था, ठीक। ये जो युद्ध है, अब आप लोगों को पता है कि युद्ध कितनी पार्टियों के बीच में होता है, लगभग 2 पार्टी तो कम से कम होना चाहिए। क्लियर इतनी बात, 2 पार्टी होना चाहिए, 2 से ज्यादा भी हो सकती। क्या कभी एक ही पार्टी में युद्ध हुआ, मतलब एक ही राजा अपने खुद से युद्ध करेगा क्या, बिल्कुल नहीं करेगा। एक राजा दूसरे राज्य से युद्ध करेगा, ठीक है। तो दोस्तों एक जो था, एक कबीले हुआ करते थे। कबीला कब हुआ करते थे, ये ऋग्वैदिक काल में जो है लोगों का स्थायी जीवन नहीं था, स्थायी जीवन नहीं जीते थे उस समय। लोग जो है, लोग क्या, राजा जो है, राजा काय में रहता था, कबीले में। और राजा जो है वो कर के लिए जो है वो मानी नहीं करता था। जिन लोगों की इच्छा थी वो कर देते थे, मतलब जो कर था वो स्वेच्छाचारी कर था, जिसकी इच्छा थी वो दे देता था, ठीक है। तो एक भरत कबीला था और भरत कबीला का दोस्तों एक राजा था। उस राजा का नाम था सुदास। उस राजा का नाम क्या था दोस्तों, सुदास। और सुदास के एक गुरु थे और उन गुरु का नाम था दोस्तों वशिष्ठ। सुदास के गुरु का नाम था वशिष्ठ। और यहाँ पे 10 राजा थे, ठीक है। कितने राजा थे, 10 राजा थे, ठीक है। इसमें दोस्तों 5 आर्य थे और 5 अनार्य थे, ठीक है। इधर एक अकेला राजा था भरत कबीले का, उस राजा का नाम क्या था, सुदास, और उसके गुरु कौन थे, वशिष्ठ। इधर 10 लोग थे, उसमें 5 आर्य थे और 5 क्या थे, अनार्य। ये बोलते हैं दोस्तों, इनके कुछ नाम इंपॉर्टेंट बता देता हूँ, यदु, अनु, द्रुह, ऐसे कुछ लोग हुआ करते थे, ठीक है।
ऐसे यदु, अनु, ध्रुव ये कुछ लोग थे, ठीक, इंपॉर्टेंट नहीं है, बस याद रखना कि 10 राज्य युद्ध जो है वो ऋग्वेद के कौन से मंडल में है, 7वें मंडल में, ठीक है, बस इतना ही आएगा, यहां से कुछ नहीं आएगा, ठीक। चलिए बात करते हैं दोस्तों। तो इधर 5 आर्य थे, 5 क्या थे, अनार्य थे। इनके गुरु जो थे, इनके सारे के जो गुरु थे, उसके गुरु का नाम था दोस्तों विश्वामित्र, ठीक है, गुरु का नाम क्या था, विश्वामित्र। इधर भरत कबीला था, उनका राजा कौन था, सुदास, सुदास के गुरु कौन थे, वशिष्ठ। इधर 5 आर्य थे, 5 अनार्य थे, 10 लोग थे, उनका गुरु कौन था, विश्वामित्र। ऐसा बोलते हैं, देखिए अंदर की कहानी बताता हूं कि जो विश्वामित्र थे ये शुरू में गुरु थे किसके, राजा सुदास के, परंतु राजा सुदास और विश्वामित्र की हो गई क्या, लड़ाई। विश्वामित्र ने पार्टी चेंज कर दी, क्लियर है। अपने भारत देश में भी ऐसा ही रहता है कि जिधर पैसे उधर नेता पार्टी चेंज कर देता है, उधर चला जाता है, ठीक है। चलिए बात करते हैं। तो दोस्तों बात करते हैं, सरकार चेंज होती है, दिक्कत अपने को आती है, ठीक है। हर राज्य का ऐसा ही है, पूरे देश का ऐसा ही है ना, यह कड़वी सच है, परंतु बात है, परंतु सच है कि पार्टी चेंज होती है, दिक्कत अपने को होती है ना, क्योंकि अपनी वैकेंसी 2000 मध्य प्रदेश की अगर मैं बात करूं तो 2016 के बाद से वैकेंसी नहीं निकली, स्टूडेंट लोगों को बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है, ठीक है। तो चुनावी काम आते हैं, चुनावी काम में अच्छे से लोगों के ख्याल रखते हैं, उसके बाद वापस नेता ऐसे कैसे हो जाते हैं, ठीक है। तो नेता मौसेरे भाई है, उनके चक्कर में ना पड़ के आप अपनी तैयारी करके रखिए ना। तो जब भी वैकेंसी आएगी आप लोग जो है तैयारी करके रखो, ठीक है। चलो बात करते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि वैकेंसी, स्टूडेंट लोगों की प्रॉब्लम ये रहती है कि वैकेंसी नहीं आ रही, वैकेंसी नहीं आ रही तो मैं पढ़ाई क्यों करूँ। आप पढ़ाई करके रखो, वैकेंसी जब आएगी आप लोग एग्जाम दे देना, ठीक है। परंतु आज इस वक्त अपने दिल से पूछिए कि अपनी पूरी तैयारी है कि नहीं है। अगर आप लोगों का दिल गवाह दे रहा है कि हाँ मेरी पूरी तैयारी है, तो आप लोग एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए तैयार हो, ठीक है। तो आप लोग तैयारी अच्छे से करके रखो। एग्जाम जब भी आए, जब भी फॉर्म डाले, बस एग्जाम जैसे भी हो आप लोगों का उसमें नंबर आना चाहिए, आप लोगों का पेपर निकलना चाहिए, ठीक है। तो तैयारी ऐसी करके रखो कि फर्स्ट अटेम्प्ट में अपना पेपर निकले, ठीक। वैकेंसी जब भी आए, कभी भी आएगी, 1 साल बाद आएगी, 2 साल बाद आएगी, फिर वैकेंसी आएगी, ठीक है। आप लोग बस तैयारी करके रखो, ठीक है। और मुगालदे में नहीं पालना है कि जब वैकेंसी आएगी, जब 2 महीने का टाइम देंगे उसमें पढ़ लेंगे, तो 2 महीने में कोई तीर नहीं मार दोगे, 30 मार नहीं बन जाओगे तुम, ठीक है। तो कोई लोग 5-5, 6-6 साल से तैयारी कर रहे हैं, तो उन लोगों का पहले सिलेक्शन होगा कि आप लोगों का सिलेक्शन होगा। तो ऐसा कुछ नहीं है। आप लोग अगर सीरियस पढ़ाई करोगे बिना डिप्रेशन, तो आप लोग भी 5 से 6 महीने में एग्जाम निकालना बहुत आसान है ना। तो आप लोग पढ़ाई करते रहिए। चलिए बात करते हैं आगे की। तो जो भरत कबीले का राजा था कौन, सुदास। सुदास के गुरु पहले कौन थे, विश्वामित्र। विश्वामित्र की लड़ाई हो गई, ठीक है। तो विश्वामित्र ने पार्टी चेंज कर दी, वो इधर आ गए, ठीक। अब इन लोगों का क्या हुआ, युद्ध हुआ, ठीक है। और उस युद्ध में कौन जीता, तो उस युद्ध में जीता दोस्तों राजा सुदास। क्लियर है इतनी बात। उस युद्ध में विजय किसकी हुई, तो उस युद्ध में विजय हुई किसकी, सुदास की विजय हुई। तो ये पूरा का पूरा कौन सा युद्ध था, 10 राज्य युद्ध था। क्लियर है इतनी बात, ठीक है। 10 राज्य युद्ध ऋग्वेद के 7वें मंडल में है। राजा कौन था, सुदास। गुरु कौन थे उसके, वशिष्ठ। इधर इनके गुरु कौन थे, विश्वामित्र। सब में आपस में लड़ाई हुई, जीता कौन, राजा सुदास, ठीक है। चलिए ये हुआ दोस्तों अपना ऋग्वेदिक काल। और ऋग्वेदिक काल के मैंने आप लोगों को पूरे 10 मंडल बता दिए। 10 मंडल में से जो इंपॉर्टेंट है वो बता दिए। अब अपना जो चलेगा वो चलेगा दोस्तों उत्तर वैदिक काल। और उत्तर वैदिक काल में यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ब्राह्मण, अरण्यक और उपनिषद आता है, ठीक है। तो उत्तर वैदिक काल में मैं सबसे पहला हेडिंग डालता हूं दोस्तों यजुर्वेद। ये सारी की सारी बात कब की हो रही है, ये हो रही है उत्तर वैदिक काल 1000 से 600 BC तक, ठीक है। यजुर्वेद की बात करूं तो यजुर्वेद में क्या है, तो उसमें यज्ञ का विधान है, ठीक है, या यज्ञ का वर्णन है। क्लियर है इतनी बात, यज्ञ का वर्णन मतलब हवन कुंड, यज्ञ वगैरह का वर्णन कहाँ में, यजुर्वेद में। यजुर्वेद में ही दोस्तों ज्यामिति का ज्ञान है या ज्यामिति का पता लगता है। कहाँ से, यजुर्वेद से। यजुर्वेद जो है दोस्तों उसको पढ़ने वाला या उच्चारण करता कौन कहलाता है, उसको बोलते हैं अध
वर्यु, ठीक है, अध्वर्यु, ये दिमाग में याद रखना है ना, इंपॉर्टेंट है। ऋग्वेद में काय का वर्णन है? यज्ञ का, यज्ञ मतलब हवन कुंड। ज्यामिति का ज्ञान भी कहाँ से चलता है? यजुर्वेद से। यजुर्वेद को पढ़ने वाला या उच्चारण बोलने वाला क्या बोलता है? अध्वर्यु, ठीक है। ये तो हुई यजुर्वेद की बात। अब बात करते हैं दोस्तों सामवेद। ये सारा का सारा उत्तर वैदिक काल में चल रहा है, ठीक है। अब मैं बात करता हूं आगे सामवेद, ठीक है। तो सा से साम और सा से संगीत, तो ये संगीत से रिलेटेड है। कौन? सामवेद। सामवेद की बात करूं दोस्तों तो एक कृष्ण जी जो है उनका एक कथन है कि मैं वेदों में सामवेद हूं, ठीक है। कृष्ण जी का एक कथन है कि मैं वेदों में सामवेद हूं, याद रखना है ना। चलिए, 7 सुरों का वर्णन भी कहाँ है? सामवेद में। सारे गामा पाधा निसा, ठीक है। चलिए, सामवेद का उच्चारण करता जो है वो क्या कहलाता है? उसको बोलते हैं उद्गाता। क्लियर है तुम्हें? सामवेद का उच्चारण करता उद्गाता। कृष्ण का कथन क्या है? मैं वेदों में सामवेद हूँ। 7 सुरों का वर्णन है और सामवेद में काय का वर्णन है? संगीत का वर्णन है। क्लियर है तुम्हें? चल आगे की बात करते हैं। अब यजुर्वेद, सामवेद, अब क्या बच गया अपना? अथर्ववेद। अब अथर्ववेद की बात करूं दोस्तों तो अथर्ववेद जो है ना वो है दोस्तों जादू टोना और वशीकरण से संबंधित, ठीक है। अथर्ववेद में जादू टोना और वशीकरण से संबंधित है। तो देखो, जादू टोना और वशीकरण, आज के जमाने जो है लोग जादू टोना और वशीकरण में कहीं कहीं जो है विश्वास करते थे, मतलब ये एक अंधविश्वास हुआ, ठीक है। तो यहां से अंधविश्वास चालू हो गया था। कब? अथर्ववेद से। और अथर्ववेद कब हुआ? उत्तर वैदिक काल में। टाइम पीरियड क्या है? 1000 BC से 600 BC तक। मतलब अथर्ववेद में दोस्तों कुछ चीजें आ गई थी, वो दोस्तों लोगों के मन में क्या आ गया था? अंधविश्वास। अंधविश्वास कैसा आया? जादू टोना आ गया था, वशीकरण आ गया था, वो उसके बाद झाड़ू फूका वगैरह करते हैं ना वो तांत्रिक वगैरह, ठीक है। ये सारे के सारे काय में बात की गई है? अथर्ववेद में। क्लियर है इतनी बात? चलिए आगे बात करते हैं दोस्तों। अथर्ववेद को पढ़ने वाला या उच्चारण करता कौन कहलाता है दोस्तों? तो उसको बोलते हैं दोस्तों ब्रह्मा। क्या बोलते हैं? ब्रह्मा, ठीक है। उसके बाद अथर्ववेद में दोस्तों सभा प्लस समिति को प्रजापत्य की पुत्री कहा गया है, ठीक। सभा प्लस समिति को प्रजापति की पुत्री कहा गया, ठीक। अथर्ववेद में जादू टोना और वशीकरण का वर्णन है। उच्चारण करता क्या कहलाता है? ब्रह्मा। और सभा प्लस समिति को प्रजापति की 2 पुत्री कहाँ कहा गया है? अथर्ववेद में। पर सभा प्लस समिति क्या थी? ऋग्वेदिक काल में संस्थाएं हुआ करती थी, मतलब राजा जो है वो कुछ संस्थाएं बना के रखता था और उनमें सबसे इंपॉर्टेंट कौन सी थी? सभा प्लस समिति। तो ऋग्वेदिक काल में सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो संस्थाएं कौन सी थी? सभा प्लस समिति। जब राजनीतिक स्थिति पढ़ाऊंगा ऋग्वेदिक काल की तो पूरा क्लियर होगा, ठीक। चले, तो अपना संहिता यहाँ पे कंप्लीट हुआ। संहिता में क्या था? ऋग्वेद, जो ऋग्वेदिक काल में पढ़ चुके हैं। उत्तर वैदिक काल में यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद अपन पढ़ चुके हैं। अब बात करते हैं दोस्तों संहिता के बाद क्या था? ब्राह्मण। ब्राह्मण की अपन बात करूं दोस्तों तो जो ब्राह्मण को बोलते हैं उन्हें बोलते हैं वेदों का टीका या वेदों पर टीका। और टीका मतलब दोस्तों सरलीकरण, ठीक है। मतलब वेदों का सरल रूप दिया गया है कहां पे? ब्राह्मण में, ठीक है। क्लियर है इतनी बात? ब्राह्मण जो है दोस्तों, ये ब्राह्मण जो है ये दोस्तों किताब वगैरह है, ऐसा नहीं कि ब्राह्मण लोग हैं, ये किताब वगैरह है, ठीक। और ब्राह्मण जो है ये वेदों पर टीका है, और टीका मतलब सरलीकरण। तो वेदों का सरलीकरण काय को कहा गया है? ब्राह्मण को। चलिए, ब्राह्मण में दोस्तों क्या गया है? इसमें यज्ञों का अनुष्ठानिक महत्व बताया गया। अब बात करते हैं दोस्तों, ब्राह्मण है तो क्या करेंगे? यज्ञ करते हैं। अपने यहाँ भी तो पंडित वगैरह क्या है? ब्राह्मण है। और ब्राह्मण क्या करते हैं? यज्ञ करते हैं। तो यज्ञों का अनुष्ठानिक महत्व कहाँ बताया गया? ब्राह्मण में। क्लियर है इतनी बात? चल आगे बात करते हैं दोस्तों। तो ये परीक्षा में पूछा गया कि वेदों का सरलीकरण या वेदों पर टीका क्या है? तो ब्राह्मण, ठीक है। अब बात करते हैं दोस्तों अरण्यक। अरण्यक का मतलब होता है वन।
आप लोगों ने पर्यायवाची शब्द में पढ़ा होगा कि वन का पर्यायवाची कानन और अरण्य, तो अरण्यक यही है। अरण्यक मतलब दोस्तों, अरण्यक का मतलब है जंगल, तो जंगल में रहकर वेदों की रचना। क्लियर है इतनी इतनी बात? जंगल में रहकर वेदों की रचना काहे में की गई है? अरण्यक में बात की गई है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, अगर कोई जंगल में रहेगा तो जंगल में क्यों रहेगा? वो तपस्या करेगा। और तपस्या क्यों करेगा? क्योंकि उसको सांसारिक मोह माया से जो है उसको मुक्ति पाना है। और सांसारिक मोह माया से मुक्ति क्यों पाना है? क्योंकि उसको ज्ञान प्राप्त करना है, ज्ञान की प्राप्ति करना है। ठीक है, जैसे महात्मा बुद्ध और उसके बाद महावीर स्वामी जो है वो घर से बाहर निकले थे, तो क्यों निकले थे? वो ज्ञान की प्राप्ति के लिए निकले थे। ठीक है, तो लोग जंगल में तपस्या क्यों करते हैं दोस्तों? लोग जंगल में तपस्या करते हैं कि जीवन का रहस्य पता करना है। ठीक है, कि ज्ञान प्राप्त करना है, जीवन का रहस्य पता करना है कि आत्मा प्लस परमात्मा में क्या संबंध है, आदमी के मरने के बाद उसकी आत्मा का क्या होता है। गौतम बुद्ध से भी बहुत बार कहा गया था कि आत्मा के बारे में आप क्या जानते हैं, तो वो मौन हो जाते थे। मौन के साथ ऐसे खड़े रहते थे, है नहीं? तो क्यों खड़े रहते थे वो? क्योंकि वो जो है ना आत्मा के बारे में कुछ क्लियर बात नहीं बताते। अब ये अपने को पता नहीं कि उनको आत्मा के बारे में पता या नहीं था, परंतु उनसे कोई पूछता तो वो ऐसे ऐसे खड़े रह जाते थे, मौन, है नहीं? तो वो कुछ भी नहीं बोलते थे आत्मा के बारे में। ठीक, तो जंगल में रहकर रहस्य का पता लगाते हैं, काहे के? जीवन का। ठीक है, तो बात करते हैं दोस्तों रहस्य मतलब रहस्यवाद प्लस प्रकृति का वर्णन। क्लियर है इतनी बात? ठीक, तो ये परीक्षा में पूछा गया कि रहस्यवाद का वर्णन कहाँ है, तो अरण्यक में। अरण्यक मतलब वन, और वन में तपस्या करे तो रहस्य का पता लगेगा। ठीक है, तो रहस्यवाद प्लस प्रकृति का वर्णन। ठीक है, चलिए ये काहे की बात हुई? अरण्यक की। ठीक है, तो ब्राह्मण, अरण्यक। अब बात करते हैं काहे की अपन दोस्तों? उपनिषद की। ठीक, उपनिषद क्या होता है? तो उपनिषद मतलब देखिए, बात करते हैं दोस्तों, उपनिषद का मतलब होता है गुरु के समीप रहकर ज्ञान की प्राप्ति करना। ठीक है, उपनिषद का मतलब होता है गुरु के समीप रहकर ज्ञान की प्राप्ति करना। क्लियर है इतनी बात दोस्तों? अब ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी दोस्तों, तो उसको सांसारिक मोह माया से जो है वो छुट्टी मिल जाएगी, वो संसार को क्या होगा? त्याग देगा। ठीक है, तो उपनिषद को इसीलिए बोला है दोस्तों वेदों का अंत। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि वेदों का अंत क्या है, तो उपनिषद। गुरु के समीप बैठेगा, गुरु के समीप बैठकर ज्ञान की प्राप्ति लेगा और ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी, तो उसे बोलते हैं क्या दोस्तों? उपनिषद। मतलब गुरु के समीप रहकर ज्ञान की प्राप्ति करना। ठीक है, तो वेदों का अंत क्या बोलते हैं? उपनिषद। और उपनिषद को ही क्या बोलते हैं? वेदों का अंत। ये हुआ दोस्तों अपना ऋग्वेदिक काल और उत्तर वैदिक काल। इसके बाद वैदिकोत्तर में आते हैं उपवेद और वेदांग। हर वेद का एक उपवेद है, तो हर वेद के 4 वेद तो 4 उपवेद, और वेदांग की संख्या कितनी है? 6। ठीक है, इसको मैं आप लोगों को वैदिकोत्तर काल में अगले लेक्चर में पढ़ा दूंगा, तो याद रखना। इस बार और रिवीजन करवा देता हूं। अपन ने जो है दोस्तों वैदिक साहित्य पढ़ा है। वैदिक साहित्य में ऋग्वेदिक काल और उत्तर वैदिक काल पढ़ा अपन ने। ऋग्वेदिक काल के जो बर्तन थे, मृदभांड थे, वो कैसे थे? तो वो थे लाल, काले तथा गैरिक मृदभांड। उसके बाद तांबे प्लस कांसे का ज्ञान था, लोहे का ज्ञान नहीं था। उत्तर वैदिक काल में दोस्तों मृदभांड कैसे थे? तो चित्रित एवं धूसर मृदभांड। इनके विदेशी साक्ष्य जो मिलते हैं वो एक कस्सी का अभिलेख मिलता है, एक बोगाद कोई का अभिलेख मिलता है। कस्सी के अभिलेख से 1000 बीसी का पता लगता है, बोगाद कोई से 1400 बीसी का पता लगता है। ठीक है, कुछ लोग थे, 2 लोगों में लड़ाई हुई थी, मित्रनी वगैरह में। ठीक है, याद नहीं रखना है। उसमें 4 देवता उत्पन्न हुए थे, मतलब समझौता हुआ था, तो 4 देवता ने वीमा। ठीक है, मैंने आप लोगों को बता चुका हूं, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। चलिए अब बात करते दोस्तों आगे। उत्तर वैदिक काल में एक राजा थे, उन राजा का नाम क्या था? विरेह माधव। उनके गुरु कौन थे? गौतम राहुगढ़। विरेह माधव और गौतम राहुगढ़ ने बोली, भैया विरेह माधव ने गौतम राहुगढ़ से बोला कि तपस्या करो, वो तपस्या करके जंगलों को जलाओ। तो एक अग्नि की तपस्या करी, अग्नि को बुलाया, अग्नि का नाम था वैश्वानन अग्नि। वैश्वानन अग्नि ने अपनी ताकत से पूरे जंगलों को जलाया। कहां तक जलाया? गंडक नदी का जलाया। ठीक है, उसके बाद उनने मना कर दिया।
ऋग्वैदिक काल के लोगों का क्षेत्र कहाँ तक था, तो सप्त सेंधु क्षेत्र था। उसके बाद उत्तर वैदिक काल के लोगों का जो क्षेत्र था वो कहाँ था, मध्य देश। मध्य देश में क्या आता था दोस्तों, हिमालय प्लस विंध्य रेंज। अगर मैं मध्य देश में बंगाल भी जोड़ दूं तो संपूर्ण उत्तर भारत आ जाएगा। तो इससे पता लगता है दोस्तों कि जो है उत्तर भारत में ही फैले हुए थे ये वैदिक काल में, ठीक है, उत्तर वैदिक काल और ऋग्वैदिक काल। अभी तक दक्षिण भारत की बात नहीं हुई। जो दक्षिण भारत की बात होगी वो संगम वंश से होगी 1001 पहली ईस्वी से, ठीक है, 100 से 300 ईस्वी तक। मैं आप लोगों को बताऊंगा, वो बाद में पढ़ाएंगे, दक्षिण भारत का इतिहास पढ़ाऊंगा जब। उसके बाद अगर मैं दोस्तों बात करूं आगे, तो वैदिक साहित्य की बात करूं तो वैदिक साहित्य में संहिता आता है, ब्राह्मण आता है, अरण्यक आता है और उपनिषद आता है। संहिता जो है चारों वेदों का संकलन है। अगर 4 वेदों को जोड़ूं तो संहिता बन जाएगा। संहिता में अगर मैं बात करूं दोस्तों तो पहला जो वेद है वो ऋग्वेद है। ऋग्वैदिक काल में एक ही वेद की रचना हुई, वो क्या है, ऋग्वेद। ऋग्वेद जो है दोस्तों वो ऋग्वेद की रचना सबसे प्राचीनतम हुई है। तो सबसे प्राचीनतम वेद कौन सा है, ऋग्वेद। ऋग्वेद की अगर बात करूं तो उसको पढ़ने वाले को क्या बोलते हैं दोस्तों, होत्र या होता। ऋग्वेद में काय की बात की गई है, तो प्रार्थनाओं की स्तुति या अंकलन की बात की है, देवताओं की प्रार्थना। ऋग्वेद में 10 मंडल है। 10 मंडल में पहला मंडल और 10वां मंडल है जो है नवीन है। दूसरे और 9वें मंडल प्राचीन मंडल है। आगे बात करते हैं दोस्तों, दूसरा और 7वां मंडल तक गोत्र मंडल बोलते हैं। पहला दूसरे माफ कीजिएगा तीसरे मंडल की अगर मैं बात करूं तो विश्वामित्र को समर्पित है, मतलब, और वो गायत्री मंत्र को समर्पित है। चौथे की बात करूं तो वामदेव को समर्पित है दोस्तों। कृषि को समर्पित है, मतलब कृषि के देवता कौन थे, वामदेव। 7वां मंडल जो है या 10 राज्य युद्ध है। 10 राज्य युद्ध मैंने आप लोगों को बताया कि एक राजा था सुदास भरत कविले का, उसके गुरु थे वशिष्ठ। एक उधर 5 आर्य और 5 अनार्य थे, उनके राजा कौन थे, विश्वामित्र। सब में लड़ाई हुई, जीता कौन, राजा सुदास। 9वें मंडल में दोस्तों सोमरस को समर्पित है। 10वां मंडल नवीन है। 10वें मंडल में पुरुष सूक्त की बात की गई है, मतलब 4 वर्ण है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। क्लियर है इतनी बात। चल आगे बात करते हैं। उत्तर वैदिक काल की बात करूं तो यजुर्वेद जो है, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद उत्तर वैदिक काल में आते हैं। यजुर्वेद को पढ़ने वाला दोस्तों क्या कहलाता है, अध्वर्यु। यजुर्वेद में यज्ञ की बात की गई है। यजुर्वेद में ज्यामिति का ज्ञान मिलता है। सामवेद जो है संगीत से रिलेटेड है, 7 सुरों का ज्ञान मिलता है। कृष्ण का एक जो है कथन है कि क्या है कि मैं वेदों में सामवेद हूं। सामवेद को पढ़ने वाला क्या कहलाता है, उद्गाता। ठीक। अथर्ववेद की बात करूं तो जादू टोना और वशीकरण की बात की गई है। लोगों के बीच में अंधविश्वास कहां से फैल गया था, अथर्ववेद में। अथर्ववेद में प्रजा प्लस माफ कीजिएगा सभा प्लस समिति को प्रजापति की 2 पुत्री कहा गया है। बात करते हैं अथर्ववेद को पढ़ने वाले को क्या बोलते हैं, ब्रह्मा। उसके बाद आता है ब्राह्मण। ब्राह्मण जो है वेदों का सरलीकरण है, वेदों पर टीका है। ठीक है, मतलब यज्ञों का अनुष्ठानिक महत्व ब्राह्मण में बताया गया है। अरण्यक जो है दोस्तों उसमें रहस्यवाद का वर्णन बताया गया है। अरण्यक मतलब जंगल में रहकर पुस्तकों को लिखना या जंगल में रहकर दोस्तों सच्चाई का पता लगाना, जंगल में रहकर तपस्या करना। ठीक है, उसके बाद उपनिषद है। उपनिषद मतलब गुरु के समीप रहकर ज्ञान की प्राप्ति करना, और उपनिषद को ही क्या बोलता है, वेदों का अंत। तो यहाँ पे उपनिषद में दोस्तों वेदों का क्या हो जाएगा, अंत हो जाएगा। ठीक है, तो अपन ने ये ऋग्वैदिक काल पढ़ा, उत्तर वैदिक काल पढ़ा। तो ऋग्वैदिक काल जो चलता है वो 1500 से 1000 बीसी तक चलता है, और उत्तर वैदिक चलता है वो 1000 से 600 बीसी तक चलता है। तो अपन ने यहां तक इसको खत्म कर चुके हैं पूरा। ठीक है, अब इसकी अपने को राजनीतिक स्थिति, सामाजिक स्थिति, उसके बाद धार्मिक स्थिति अपने को पढ़ना है। अलग अलग पढ़ेंगे, ऋग्वैदिक की पहले पढ़ेंगे फिर उत्तर वैदिक की। तो आप लोगों को डिफरेंस करना आ जाएगा, मतलब अंतर स्पष्ट करना आ जाएगा कि किसमें किसकी धार्मिक स्थिति अच्छी थी, किसकी खराब थी। ठीक है, तो 600 बीसी तक अभी अपन 600 बीसी तक दोस्तों पढ़ चुके हैं, और 600 बीसी के बाद जो साहित्य है उसको बोलते हैं वैदिकोत्तर साहित्य। तो यहां तक अपनी वैदिक सभ्यता कंप्लीट होती है। इसको अच्छे से रिवाइज करना, और कोई सी भी दुनिया भर की किताब है आप लोग उस किताब से क्वेश्चन लगाना, एक एक क्वेश्चन बनेगा आप लोगों से ना, क्योंकि पूरा मैंने डीप में पढ़ाया आप लोगों को। ठीक, चलिए बहुत बढ़िया, और अच्छे से पढ़ते रहिए। सरकारी नौकरी लीजिए, मेरा ये आप लोगों से सपना है कि आप लोग सरकारी नौकरी लीजिए। चलिए बहुत बढ़िया। अब वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करें और दोस्तों को शेयर करें। थैंक यू।